अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये जो खबर मैं आपको देने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मैं आपको बता दूं कि मैं न घर पे हूँ न ऑफिस में हूँ। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और किसी ऐसी जगह पे हूँ जहाँ थोड़ी सी ठंड भी ज़्यादा है और आउटडोर में हूँ। लेकिन तमाम तफसीलात मैंने इकट्ठी की। एक तो बहुत तहलका खेज खबर है और पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, फिर मैंने सोर्सेज से कन्फर्म किया तो पता चला कि पाकिस्तान में एक बड़ी एक्टिविटी हो रही है और एक्टिविटी की है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई ने। आईएसआई का एक दफ्तर है इस्लामाबाद में, हम सब जानते हैं, आपारा में, और उस दफ्तर में कुछ सहाफ़ियों को बुलाया गया। ये जिन सहाफ़ियों को बुलाया गया इनकी तादाद कोई थोड़ी नहीं है। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, मुझे 6 सहाफ़ियों के नाम का पता है, बल्कि 6 का नहीं, 3 नाम मुझे ऐसे पता है जिनको मैंने अभी रिकन्फर्म करना है, लेकिन 6 नाम मुझे मुकम्मल तौर पे पता है। तो 9 सहाफ़ियों को तो मैं ज़ाती तौर पे जानता हूं, लेकिन जो डाटा मेरे पास है वो लगभग बताता है कि 20 के करीब सहाफ़ी हैं कम से कम, जिनको अभी तक बुला के फर्दन फर्दन या 2-2 करके और उन्हें कुछ गाइडलाइन दी गई है। ये तमाम वो सहाफ़ी हैं जिनसे कुछ सरकार खुश नहीं है। ये वो सहाफ़ी हैं जिनसे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी का बयानिया बनवाने में मुकम्मल तौर पे कामयाब नहीं हुई। अब और ये सीनियर लोग हैं सारे, ऐसे नहीं है, ये मकबूल लोग हैं, आप सारे इनको जानते हैं। तो इन लोगों को बुलवाया गया और आईएसआई ऑफिसर्स ने इनसे मुलाकातें की हैं और इनको कुछ को धमकाया गया, कुछ को प्यार से समझाया गया और कुछ को दीगर तरीके भी बहुत सारे होते हैं इनके पास। तो जैसे जैसे कोई काबू आया, कोशिश की गई कि इन सहाफ़ियों को कुछ चीज़ों पे कायल किया जाए या कम से कम वार्न किया जाए, और एक वार्निंग देकर ने छोड़ा गया तमाम सहाफ़ियों को। अब जो चीज़ें इनके सामने रखी गई वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो इन सहाफ़ियों से डिमांड किया गया कुछ चीज़ों के बारे में कि इन चीज़ों पे आप बात नहीं करेंगे, और दूसरा इन सहाफ़ियों से डिमांड किया गया कि आप इन चीज़ों पे बात करेंगे, और तीसरा इन सहाफ़ियों को यह भी बताया गया कि आपने फोकस किन चीज़ों पे रखना है और किन पर नहीं रखना। फिर आपको पता है किस तरीके से धमकाया जाता है। तो सबसे पहली जो चीज़ मुझे कंफर्म हुई वो दहशतगर्दी का मामला है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में दहशतगर्दी के वाकयात में दर्जनों अफराद पाकिस्तान में शहीद हो गए। लगातार दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं और सबसे आसान तरीका यह है कि अफगानिस्तान पे डाल दो, इंडिया पे डाल दो और अपने आप को बेगुनाह कर लो। लेकिन जब भी दहशतगर्दी का एक वाकया होता है तो वो इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा फेलियर होता है, और इंटेलिजेंस एजेंसियां अपना फेलियर छुपाने के लिए अब सहाफ़ियों के ऊपर दबाव डाल रही हैं कि आपने बिल्कुल दहशतगर्दी के मामलात को खुद से नहीं उठाना, बल्कि आपने जो हम बात करेंगे वो बात आपने करनी है। तो दहशतगर्दी के मामलात पे मीडिया को दबाया गया कि इसके ऊपर अपने से कोई कवरेज नहीं करनी और कोई ओपिनियन नहीं बनानी कि ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है, बलूचिस्तान की सूरत हाल या खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में ये क्या हो रहा है, चाहे ड्रोन हमले हैं, चाहे मॉडर गोले फायर किए जा रहे हैं, चाहे निहत्ते शहरी शहीद हो रहे हैं, चाहे पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, चाहे फौजी शहीद हो रहे हैं। तो इन तमाम चीजों पे मना किया गया इन लोगों को कि जनाब इससे दुश्मन को फायदा होता है, लिहाजा आप ये ना करें। दूसरा मना किया गया कि इकोनॉमी के हवाले से अब आप लोगों ने बातचीत नहीं करनी, यानी तकाबली जायजा आप नहीं लेंगे इमरान खान के दौर का मौजूदा दौरे हुकूमत से। असल में प्रॉब्लम यह नहीं है कि इकोनॉमी बहुत बुरी तरह बर्बाद हो गई। प्रॉब्लम यहां पे आती है जब मवाजना किया जाता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के खिलाफ एक महाज बना के उसकी हुकूमत को गिराया, और गिराते वक्त उनके दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि जनाब इस हुकूमत को गिरा दिया जाए वरना पाकिस्तान की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, और वो ये दावा भी कर रहे थे। तो उसके बाद से लेकर अब तक जब भी मवाजना किया जाता है तो इमरान खान के दौर की इकोनॉमी बेहतर थी, आज की अच्छी नहीं है। तो इस पे बहुत गुस्सा आता है। तो उन्होंने मना किया कि जी आप आदादो शुमार के ऊपर प्रोग्राम ना करें, आदादो शुमार के ऊपर सोशल मीडिया पे और मीडिया पे ज्यादा बात ना करें, जितना आपको अलाउ किया जाए या जितना हुकूमत डिस्कशन में लेकर आए बस आप अपने आप को वहां तक महदूद रखें। जो कीमतों का तकाबली जायजा जो लिया जाता है, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ जाती हैं, इकोनॉमी का सत्यानाश है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, SIFC के ऊपर लोग तनकीद करते हैं। और अभी जो हुकूमती आदादो शुमार आ रहे हैं, यानी जब साल मुकम्मल होता है तो पूरे साल की कारकर्दगी सामने आती है, तो वो चाहते हैं इस कारकर्दगी के ऊपर भी बात ना हो। इस पे भी कैटेगोरिकली मीडिया को मना किया गया। फिर एक और चीज से मना किया गया कि UAE के खिलाफ आपने किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी। शेर अब्दुल मरवत ने कौमी असेंबली में आकर बताया, कोई 18,000 का फिगर भी एक दिया गया
कि जनाब बड़ी तादाद में लोगों को, हजारों की तादाद में यूएई से निकाल दिया गया और पाकिस्तान की सरकार इसके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं ले रही। अब बजाय इसके कि हुकूमत इसके ऊपर कोई एक्शन ले, हुकूमत पाकिस्तान के मीडिया को अब मना कर रही है कि आप यूएई के हवाले से किसी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि यह बहुत बड़ा पाकिस्तान का इंटेलिजेंस फेलियर है। और जिस तरह नरेंद्र मोदी को यूएई के अंदर प्रोटोकॉल मिला, यह जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के लिए बहुत परेशानी का बायस होना चाहिए, क्योंकि यहां पे एक मुसल्लस बन गई है, एक ममालिक का एक इत्तेहाद बन गया है जो पाकिस्तान को सूट नहीं करता। उसमें अमारात है, इंडिया है और इसराइल है। तो ये तीन ममालिक का एक अलायंस ऐसा लगता है कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे जा रहे हैं। चौथी जो एक डिमांड की गई सहाफियों से, वो ये कहा गया कि इस्लामाबाद के अंदर हम जितने भी ऑपरेशंस करें या जमीनें वागुजार करवाएं, इसके ऊपर ज्यादा रोला डालने की जरूरत नहीं है। ये लोग जमीनों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, इन्होंने पाकिस्तान की महंगी तरीन जमीन पर कब्जा किया हुआ है। ये वफाकी दारुल हुकूमत है, यहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनने हैं। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर लोग आके ऐसे बैठ जाएं। तो ये गरीबों की बस्तियां नहीं है और इनकी यहां कोई गुंजाइश नहीं है। तो सवाल यह पैदा होता है कि अगर आपने अरबों खरबों रुपए के प्रोजेक्ट यहां पे बनाने हैं और आप गरीबों को इस इलाके से निकालना चाहते हैं, जो आपने हजारों की तादाद में लोगों के घर गिराए भी हैं, और जिन 4 अफसरान ने ये घर गिराए उन लोगों को आपने बुलाकर तमगे पहना दिए कि जनाब आपने गरीबों को बेघर किया, लिहाजा हम आपको तमगे पहना रहे हैं। तमगे तो इन्हें लगेंगे जब अल्लाह रब्बुल इज्जत इनसे सवाल करेंगे। अब बात यह है कि गरीबों के घर गिरा दिए और उसके ऊपर उन्होंने तमगे भी दे दिए, और अब ये कह रहे हैं कि उसके ऊपर कोई कवरेज ना करे, कोई उस पर बात ही ना करे। हम जोन सी मर्जी बिल्डिंग खाली करवाएं, जोन सा मर्जी घर खाली करवाएं, जिसको मर्जी गिराएं, जितनी मर्जी हम जमीन वागुजार करवाएं, ये बहुत कीमती जमीन है। तो सवाल यह पैदा होता है कि अगर ये अरबों खरबों रुपए की जमीन है और आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो थोड़े से पैसे, जो उसका 10% भी नहीं होगा, उन पैसों से आप इन्हीं लोगों के लिए मुतबादिल जमीन या रिहाइश गाहें आप फराहम कर सकते हैं। आप 2 साल का प्रोजेक्ट बनाते, बेशुमार फ्लैट्स आप बना के सस्ते दामों बना के इन लोगों को कहीं और शिफ्ट करने का बंदोबस्त कर सकते थे, लेकिन लोगों को यहां पे बेघर किया गया है और अब मना किया जा रहा है मीडिया को, इस पर आपने ज्यादा बात नहीं करनी। फिर जो 28वीं तरमीम है उसके हवाले से कहा गया जी ऐसी कोई बात नहीं है, आप इस पर रोला ना डालें, आप इस पर शोर ना मचाएं। देखें, हम ये चाहते हैं कि नए सूबे बने, हम ये चाहते हैं कि जो इख्तियारात हैं वो वफाक के पास आए, इससे वफाक मजबूत होता है। तो वो बहुत सारे उनके अपने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का अपना तरीकाकार है सोचने का, वो जितने ज्यादा इख्तियारात इस्लामाबाद में इकट्ठे कर लेते हैं उतना ज्यादा उनका कंट्रोल रहता है पाकिस्तान के ऊपर और सूबों के ऊपर। तो इस हवाले से भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी। और हाँ, बैड गवर्नेंस के हवाले से उन्होंने कहा कि आप इतनी तनकीद ना करें। किन चीजों में काम करना है वो एक अलग चीज है, वो मैं बता देता हूं आपको। फोकस रखें जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाई पे। देखिए, उनकी पार्टी के अपने अंदर लड़ाई पड़ी हुई है, वो बजाय अपोजिशन करने के वो हर वक्त जो है वो आपस में लड़ते रहते हैं। जनाब अलीमा खानम की लड़ाई हो रही है, कहते हैं जी बुशरा बीबी के साथ वो लड़ी, वो कहते हैं इस पे प्रोग्राम करो। आप ये कहो कि अलीमा खानम और बुशरा बीबी लड़ पड़े, आप ये कहो कि इमरान खान की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मान रही, आप ये कहो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारे गद्दार हैं, आप ये कहो कि उनके पास कोई हिकमत अमली नहीं है, आप ये कहो कि इमरान खान की पार्टी जो है वो तितर बितर हो गई है। यानी आप इस किस्म की बातें और इस तरह की चीजों को आप डिस्कस करें। फिर साथ में एक मिसाल ये भी दी गई सब लोगों को, ये मनशियात वाली औरत देखें कितना बड़ा मुआशरती मसला है, कितना बड़ा प्रॉब्लम है। देखें ना, वो मनशियात सरेआम बेच रही है, लोग गुंडे बने हुए हैं। ये चीजें जिन पे आप फोकस करें। अब मामला यह है कि इस खबर को फैलाने के लिए यहां तक कहा गया और मीडिया में खबरें चलवाई गई कि इसने कोई 200 लोगों के नाम ले लिए, बड़े बड़े नाम आ गए। और भाई नाम आ गए तो लिस्ट जारी करो। ये कहानियां ना कौम को कराए आप कि जनाब फलाने का नाम आ गया, फलाने का। ये करते पता क्या है, बीच में तो निकलता कुछ भी नहीं है। और जनाब ये होने वाला है, वो होने वाला है, बड़ों बड़ों के नाम आने वाले, और बीच में किसी का नाम भी नहीं आता बाद में। ये लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए और तवज्जो हटाने के लिए इस किस्म के हथकंडे हमेशा से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करती है। और वही हथकंडे ना सिर्फ ये इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि मीडिया को भी मजबूर कर रहे हैं। फिर ईरान और अमेरिका की लड़ाई के ऊपर मशवरा दिया गया कि जनाब इसके ऊपर आप जितना मर्जी फोकस करें, बैनुल अक़वामी सूरत-ए-हाल के ऊपर आप इस पे काम करें। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की जो लड़ाई होती है उसके ऊपर पूरी फोकस आप रखें। तो नॉन इश्यूज को आप इश्यूज बनाएं। आप इकोनॉमी पे बात नहीं कर सकते, महंगाई पे बात नहीं कर सकते, दहशतगर्दी पे बात नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान की तबाही जो हो रही है उस पर बात नहीं कर सकते, जो फेलियर है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज का
आप उस पर बात नहीं कर सकते। जो कुछ यूएई ने पाकिस्तानियों के साथ वहां पे हो रहा है वो आपका एक बहुत बड़ी नाकामी है खारजी महाज के ऊपर, उसके ऊपर आप बात नहीं कर सकते। तो फिर मीडिया बात करे किस पर? मीडिया को तो फिर चुप ही रहना चाहिए ना। अच्छा, इसमें ना एक और खबर आई है, वो खबर मैं आप तक पहुंचाता हूं। शहबाज शरीफ ने हातम ताई की कब्र पे लात मारी है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को पूरे 5 रुपए कम कर दिया है। यानी इन लोगों को शर्म भी नहीं आती, जब ये कीमत बढ़ाते हैं तो ये 50-50 रुपए इकट्ठी बढ़ा देते हैं, और जब ये कम करते हैं तो ये 5 रुपए कम करने के बाद उसकी हेडलाइंस लगवाते हैं, उसके इश्तेहारात छपवाते हैं। इमरान खान जो पेट्रोल 150 रुपए का दे रहा था, ये 410 रुपए का, 415 रुपए का देने के बाद ये कहते हैं जनाब हम बहुत सस्ता बेच रहे हैं, हमने अवाम को बहुत रिलीफ दे दिया, और उसमें भी 5 रुपए छोड़ दिया। और आज भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें उतनी नहीं है जितनी इमरान खान साहब के दौर में थी। तो इमरान खान कैसे सस्ता दे रहा था भाई, जो आप नहीं दे पा रहे? कौमी खजाने में जितना पैसा पड़ा हुआ है वो सारा का सारा या तो सऊदी अरब का है या चाइना का पड़ा हुआ है, इनके पास अपना पैसा तो नहीं है वहां पे। और एक और खबर आप ले लें कि आईएमएफ के कहने के ऊपर पाकिस्तान की सरकार ने अब यह फैसला कर लिया है कि जुलाई से चाहे वो बिजली के बिल हो, चाहे वो गैस के बिल हो, चाहे आप पेट्रोल डालने के लिए जाएं पेट्रोल पंप पे, इन तीनों चीजों के ऊपर जितनी भी सब्सिडी थी, थोड़ी थी, बहुत थोड़ी थी, गरीब आदमी के लिए थी, बहुत छोटे सारिफ के लिए थी, वो सारी की सारी सब्सिडीज अब खत्म कर दी गई हैं। 1 जुलाई के बाद मुबैना तौर पे आपको ये सब्सिडीज नहीं मिलेंगी। उसके बाद आप बिजली के बिलों में और गैस के बिलों में जब सब्सिडीज नहीं देखेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपको बहुत भारी बिल अदा करने पड़ेंगे। और एक नया सरचार्ज भी आयद किया जाएगा पाकिस्तानियों के ऊपर, जो वादा पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ किया है, और उस सरचार्ज के तहत पाकिस्तानी 1764 अरब रुपए का इजाफी टैक्स पे करेंगे। और यह सरचार्ज लगाया जाएगा बिजली के बिलों में, यानी जो आपको बिल आएगा उसमें एक नया सरचार्ज भी शामिल होगा। आपको इतना बिल नहीं आएगा जितने आपको टैक्सेस पड़ेंगे। एक तो बिजली की कीमत 4 गुना कर दी, उसके बाद जो टैक्सेस है उनको इतना बढ़ा दिया कि इतनी तो बिजली की कीमत नहीं है जितने हम टैक्स दे रहे हैं। फिर कैपेसिटी पेमेंट की मद में हम 2-2 हजार अरब रुपया दे रहे हैं, और बार बार दे रहे हैं, हर साल दे रहे हैं, और उस बिजली का पैसा दे रहे हैं जो बिजली पैदा भी नहीं हो रही। तो इस सूरत हाल को पाकिस्तानियों के लिए लाकर पाकिस्तानियों को यहां खड़ा कर दिया गया है। तो इतना सारा जो इन्होंने कर्जा लिया, कभी आपने सोचा कि लगभग 53-54 हजार अरब रुपया इन्होंने ले लिया? पाकिस्तान की पूरी तारीख में पाकिस्तान ने 75 साल में इतना कर्जा नहीं लिया जितना कर्जा इन्होंने 4 साल में ले लिया आसिम मुनीर साहब ने। अब यह कर्जा खर्च कहां पे किया गया? तरक्याती बजट तो ना होने के बराबर है। आपके तरक्याती मंसूबे सारे बंद हैं, ना कोई डैम बन रहे हैं, ना कोई अस्पताल बन रहे हैं, ना कोई यूनिवर्सिटी बन रही है, ना कोई पाकिस्तान बहुत बड़े बड़े कोई दिफाई प्रोजेक्ट बना रहा है, ना पाकिस्तान के दिफाई बजट कोई बहुत बड़े हो गए हैं, ना पाकिस्तान को बहुत बड़े पैमाने पे बाइनिंग कर रहा है, ना हम अपने तेल के ज़खायर ढूंढ रहे हैं, ना हम कोई दूसरे तीसरे काम कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। ना हमने इन्वायरमेंट पे काम किया, ना हमने सियाहत पे काम किया, ना हम दहशतगर्दी के मैदान में कामयाब हुए, ना हमने अपने इदारों को इनहांस किया, कुछ भी तो नहीं किया हमने। इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बनाया। लोगों को जो सब्सिडीज पहले दी जाती थी वो भी वापस ले ली, ना सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ाई। तो ये पैसा सारा जा कहां पे रहा है भाई? इतना ज्यादा पैसा ले लिया आपने, पैसा कहां जा रहा है? यानी 1000 अरब का रखा गया था तरक्याती बजट, उसका भी सिर्फ 33% खर्च किया गया है। 334 अरब रुपए खर्च किया गया 1000 अरब में से, यानी 33% इन्होंने खर्च किया सिर्फ उस बजट का जो इन्होंने तरक्याती मंसूबों के लिए रखा हुआ था। तो ये बाकी पैसे क्यों नहीं खर्च कर पा रहे? तरक्याती मंसूबे भी बंद पड़े हुए हैं, तो पाकिस्तान आगे कैसे जाएगा? यह है जनाब एक बड़ा सवाल। नाज़रीन, इमरान खान साहब की मुंतकली वाले मामले में भी एक रोला पड़ा हुआ है कि उन्हें अस्पताल में मुंतकिल किया जाए, उनका इलाज करवाया जाए। देखें, मैं बतौर जर्नलिस्ट ना मुझे 2-3 चीजें थोड़ी सी अजीब लगी हैं। नंबर 1, सुहेल आफरीदी साहब ने 1 हफ्ते का टाइम दिया जो मंगल वाले दिन मुकम्मल हो जाएगा, कि मंगल वाले दिन अगर इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकात करवा दी गई या इमरान खान साहब को मंगल वाले दिन तक अस्पताल मुंतकिल किया गया, उनके अपने डॉक्टर्स और फैमिली की मर्जी से उनका इलाज करवाया गया, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर यह नहीं किया जाता तो सुहेल आफरीदी साहब ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। अब महमूद अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने भी बड़ी सख्त तकारीर की हैं।
महमूद अचकज़ई साहब ये कहते हैं कि जनाब अगर आपने फैमिली को मिलवाना है तो आप बताएं कब मिलवाएंगे, इमरान खान का इलाज करवाना है या नहीं करवाना ये भी बताएं, आपके पास 3 दिन है, 3 दिनों में आप हमें आगाह करें वरना फिर हम पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। अब दोनों ने अपनी अपनी जगह धमकी दी है और दोनों के 3 दिन और 7 दिन मुकम्मल हो रहे हैं मंगल को। तो मंगल को ऐसा क्या होने जा रहा है कि इन सबको लगता है कि अब दबाव डालना चाहिए। क्या कोई बैकडोर चैनल बात हो रही है जिसमें यह साबित हो रहा है कि मंगल को इमरान खान साहब की या तो मुलाकात करवा दी जाएगी या कोई उनको रिलीफ दिया जाएगा या इमरान खान साहब को कोई अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा? क्या ऐसी कोई गारंटी दी गई है? तो एक इंफॉर्मेशन मुझे 2 सोर्सेज से पता चली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा धमकाया गया है कि मंगल वाले दिन आप एहतजाजी कोई सिलसिला नहीं करेंगे, आप बड़े पैमाने पर लोगों को लेकर अडियाला की तरफ नहीं आएंगे। अगर आप आएंगे तो आप खुद जिम्मेदार होंगे क्योंकि दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं, आपको इजाजत नहीं दी जाएगी। तो दहशतगर्दी के वाकयात को जवाब बना के पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा क्लियर पैगाम दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर क्या फैसला करना है ये एक आधे दिन में पता चल जाएगा, लेकिन धमकाया जरूर गया है और ये इंफॉर्मेशन डिफरेंट सोर्सेज बता रहे हैं। अब नाज़रीन, बिलावल को क्योंकि कल झटका लगा, उन्होंने एक थोड़ी बदतमीजी की थी उन्होंने शादिया मरी के साथ। जो शादिया मरी का मुंह भी उतरा हुआ था, लोगों ने काफी प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा जी कि आपकी पार्टी में अगर एक खातून है वो आपके साथ काम कर रही है, अपना टाइम भी आपको दे रही है, आप उसे मखसूस नशिस्त भी हर दफा देते हैं, तो आप यूं तौहीन ना करें खातून की। तो उस पर बिलावल ने आज कोयटा के अंदर यानी तनकीद ने काम किया, लोगों ने जो एहतजाज किया उसने काम किया। बिलावल ने आज शादिया मरी को अपने साथ बिठा के कोयटा में उन्हें इज्जत दी और मीडिया को यह दिखाया कि जी मेरी साथी हैं, मैंने इनको अपने साथ बिठाया हुआ है। तो एक अच्छा पैगाम बिलावल ने दिया। तो उम्मीद है कि अपनी पार्टी की खवातीन की कम से कम ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो है वो इज्जत करेंगे। हाँ, अगर कोई खातून आपके साथ बदतमीजी करती है, आपके पास गलत आर्गूमेंट करती है, आप उसको जवाब दे सकते हैं अपनी जबान से, लेकिन एक खातून वो आप ही की हेल्प कर रही है और आप जनाब सिर्फ आपकी सियासत में खलल पड़ता है या आप वो नहीं चाह रहे थे तो आप ऐसे बदतमीजी से रूड होकर उनके साथ बात करें, तो उस वक्त वो मुनासिब नहीं है। जब तक कि वो खातून आपसे रूड नहीं है तो फिर आपको भी जरूरत नहीं है उनसे रूड होने की। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप चीन का दौरा मुकम्मल करके वापस गए। अब बज़ाहिर ऐसा लगता है कि यह दौरा नाकाम हो गया। मैं उसका रीजन आपको देता हूं। दौरा नाकाम हो गया, इसके बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन यह है कि हर दौरे के बाद मुश्तरका तौर पर कुछ चीजें सामने आती हैं जिनमें बहुत बड़े दावे किए जाते हैं। ना अमेरिका की जानिब से कुछ ऐसा सामने आ रहा है, ना ही चाइना की जानिब से कुछ बहुत बड़ा सामने आ रहा है। कोई बड़ी डेवलपमेंट तो हुई नहीं। हाँ, दोनों ने ये कहा जी मैं अगर ये हो जाएगा तो मदद करूंगा, वो कहते जी ये हो जाएगा तो मैं अच्छा समझूंगा, ये बहुत अच्छे लोग हैं, वो कहते जी आप भी बहुत अच्छे बंदे हैं, आप हमारे मुल्क भी आइएगा जनाब, बिल्कुल आएंगे। तो बस ये एक आपस में इनके मुज़ाकरात हुए, इसके अलावा कोई और डेवलपमेंट नहीं है। हाँ, एक चीज है जो बड़ी मायूब है और बहुत अजीब है जो डोनाल्ड ट्रंप के लोगों ने की, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो एयरफोर्स 1 में बैठकर वापस गए अमेरिका। तो इन तमाम लोगों ने जितना कुछ भी इनको तहाइफ में मिला चाइना से, चाहे वो कोई मोबाइल फोन है, कोई गैजेट है, कोई सवेनियर है, कोई और तोहफा है, कोई डेकोरेशन पीस है, वो जो भी कीमती तहाइफ भी थे, बीच में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के गैजेट्स भी थे। चाइना बहुत सारी चीजें बनाता है। तो चीनियों ने बड़े शौक से, उनकी कंपनीज ने, उनके लोगों ने जहां जहां पे वो मिले उन्हें बड़े कीमती तोहफे दिए थे अमेरिकन वफद को। वो सारे कीमती तोहफे अमेरिकन ने एक डस्टबिन में डाल दिए, यानी जो कचरे का डब्बा था वो सारे तोहफे उस कचरे के डब्बे में डाले गए। अच्छा, ये काम जो है ना, वो अगर अमेरिकन चाहते तो अपनी एम्बेसी को कह देते कि जनाब आप इन सारे तोहफों को डिस्पोज ऑफ कर दें या किसी और जगह पे मुंतकिल कर दें, और खामोशी से वो मुंतकिल कर दिए जाते और कोई रोला भी ना होता। लेकिन हैरत की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम और उनके वफद में आने वाले लोग जिस वक्त ये तोहफे डस्टबिन में डाल रहे थे या कचरे के डब्बे में फेंक रहे थे, उस वक्त इस सारे अमल की फिल्म बनाई जा रही थी। और ना सिर्फ इस सारे अमल की फिल्म बनाई गई, बल्कि इस नफरत अंगेज अमल को बाकायदा नशर कर दिया गया, वायरल कर दिया गया। यह चाइना के लिए एक बड़ा तौहीन आमेज पैगाम है। इसका मतलब यह है कि अमेरिकन चाइना से कुछ लेकर नहीं गए और उन्हें कुछ ऐसा नहीं मिला जिसकी वो तवक्को कर रहे थे, और जो तहाइफ चाइनीज ने दिए उन्हें कबूल नहीं किया गया। अमेरिकन मीडिया ये कहता है कि अमेरिका को इस बात का डर था कि इनके अंदर गैजेट्स हो सकते हैं,
इनके अंदर ट्रैकिंग डिवाइसेस हो सकती हैं, चाइना के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, सदर ट्रंप का जहाज जो है वो ट्रैक हो सकता था, कोई हादसा भी हो सकता था, तो कुछ भी हो सकता है। तो हम चाइनीज टेक्नोलॉजी को साथ ले जाने का या उनके तोहफों को साथ ले जाने का रिस्क नहीं ले सकते। देखिए, ये अरब ममालिक से तो तोहफे अपने साथ ले जाते हैं, अपने जहाज में ना ले जाएं तो दूसरे जहाज में ले जाते हैं, लेकिन किसी भी मुल्क से तोहफे लेने के बाद उनको डस्टबिन में फेंकना, कचरे के डब्बे में फेंकना और बाद में उसकी वीडियो बनाकर जारी कर देना और उसके बाद एक अजीबोगरीब सूरत पैदा हो जाना, मीडिया के अंदर इसका डिस्कस होना, ये बहुत मायूब है। और इससे जो है वो चाइनीज को जरूर तकलीफ हुई होगी, लेकिन चाइनीज ने अमेरिकन को जरूर कोई ऐसी तकलीफ दी है जिसके बाद उन्हें ये तकलीफ उठानी पड़ी है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी।